टीचर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग CUET BLLB के लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे थे, जिसका जिसका लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हैं, उनका भी लैंग्वेज इंग्लिश ही होगा। तो जो हमारा CUET टॉप रैंकर्स यूट्यूब चैनल है, उस पर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा है। आप विजिट होकर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने सिलेबस को कंप्लीट किया था, सिलेबस कवर किया था इंग्लिश लैंग्वेज का। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वहाँ विजिट होकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप देख सकते हैं। CUET का इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका सिलेबस क्या है, आप वहाँ से जान सकते हैं। जैसा कि हमने सिलेबस में ही बताया था कि हम सीधे RC पर नहीं आएंगे, यानी कि रीडिंग कम्प्रेhension जो हमारा इंग्लिश का पैसेज है उस पर सीधे नहीं आएंगे। सीधे हम इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि अगर हमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, आइडियम्स, फ्रेजेस और जो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह है, सेंटेंस करेक्टिंग ऑर्डर है, अरेंजमेंट जो है, ये सब चीज़ें आती रहेंगी तो हमें पैसेज कंप्लीट करने में, पैसेज को क्लियर करने में, उसके क्वेश्चन आंसर करने में हमें कोई तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए हमने पहले ही बता दिया था कि हम वर्बल एबिलिटी पार्ट से कवर करना शुरू करेंगे। तो वर्बल एबिलिटी के पार्ट से हमने चैप्टर फर्स्ट को ये चैप्टर फर्स्ट ही है वर्बल एबिलिटी में, लेकिन सेकंड चैप्टर दिखाया गया है यहाँ पे। तो चैप्टर फर्स्ट जो हमारा आइडियम्स फ्रेजेस है, यहाँ देख लीजिए, उसको हम आज फर्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और सेकंड में हम इसी से रिलेटेड जो आइडियम्स फ्रेजेस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, यानी कि अगला सेशन हमारा प्रैक्टिस का होगा, जिसमें आइडियम्स फ्रेजेस कुछ दिए रहेंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको आपको करने होंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। आप अगर PDF चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहाँ पे विजिट होकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं अपना। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट है हमारा फर्स्ट हमारा आइडियम्स है NX2 ग्रिंड। NX2 ग्रिंड, NX2 ग्रिंड ए सेल्फिश मोटिव इन मैटर। तो जहाँ तक हम समझ रहे हैं, यदि आपको हिंदी मीनिंग भी पता रहेगी तो आपको जो है याद करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए मैं हिंदी भी बताते चल रहा हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट है, लगभग 60 बताए गए हैं, मतलब 60 आइडियम्स आपको बताए गए हैं, और 60 के 60 आपको इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 60 याद हो जा रहे हैं, यानी कि 60 इम्पोर्टेंट हैं, 60 बताए भी गए हैं, और इन्हीं में से आपका जो पेपर है CUET का इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें 5-6 पूछे जाते हैं, 5 से कम ही होता है, लेकिन 5 मान के चलिए आप। और 5 के पाँचों आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं इन 60 में से ही मिलेगा। आपको इन 60 में से भी हम इम्पोर्टेंट बताते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा NX2 ग्रिंड। तो इसका मतलब होता है ए सेल्फिश मोटिव इन द मैटर, यानी किसी भी मैटर में सेल्फिश मोटिव यानी स्वार्थी वाला व्यक्ति होना तो कहलाता है NX2 ग्रिंड। यानी कि स्वार्थी व्यक्ति किसी मैटर में हो तो उसे कहते हैं NX2 ग्रिंड। सेकंड हम देखेंगे यहाँ। सेकंड है हमारा द स्कूल मास्टर इज अब्रॉड। यहाँ देख लीजिए, द स्कूल मास्टर इज अब्रॉड। इसकी जो मीनिंग है कि एजुकेशन इज नाउ वाइड स्प्रेड। एजुकेशन इज नाउ वाइड स्प्रेड, यानी कि जो शिक्षा है अब बहुत ही बड़ा रूप धारण कर चुकी है, यानी कि फैल चुकी है, बहुत दूर तक फैल चुकी है। एजुकेशन इज अ ब्रॉड ब्रॉड लेवल स्प्रेड। इसको आप कह सकते हैं कि एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा अब फैल चुकी है करंट में। अब आगे देखेंगे, हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, सेकंड भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है। अब थर्ड आगे देखते हैं, एबेट बार्गेन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, एबेट बार्गेन। यहाँ देखिए, एन एग्रीमेंट अराइव्ड एट वाइल ड्रिंकिंग टुगेदर। जब कोई एग्रीमेंट हो रहा है, कहते नहीं है कि दो बड़े बीच में बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं कूदना चाहिए, यानी कि दो लोगों के बीच कोई एग्रीमेंट हो रहा है, आप बीच में ही आ गए तो कहते हैं कि
इसमें यही बताया गया है कि दो लोगों के बीच कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो आप पहुंच जाइए और वहाँ पे सब कुछ काम बिगाड़ दीजिए। यहाँ दिया गया नॉट शुड नॉट अटैच वन शुड नॉट अटैच मच इम्पोर्टेंस अवेट बार्गेन एज द पार्टीज देन आर नॉट इन देयर सेंस, यानी कि आपके सेंस में कुछ भी नहीं है, मतलब आपके मतलब का कुछ भी नहीं है, फिर भी आप उस एग्रीमेंट में उन दोनों के बीच आप जा रहे हैं, उन दोनों के बीच इन्वॉल्व हो रहे हैं। फोर्थ हमारा है टू हिट बिलो द बेल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू हिट बिलो द बेल्ट। ये पिछली बार आया भी था, तो हो सकता है अगली बार ना आए, लेकिन पिछली बार 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आया था। फिर भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टू टेक अनफेयर एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ वंस राइवल, यानी कि अपने दुश्मन का, या कह सकते हैं किसी की जो वीकनेस है उसका गलत तरीके से लाभ उठाना ही कहलाता है टू हिट बिलो द बेल्ट। यहाँ देख लीजिए, ऐसे याद करिए आप, टू हिट बिलो द बेल्ट यानी कि उसके बेल्ट के नीचे, उसके कमर के नीचे मारना। कमर के नीचे आप कब मार सकते हैं? जब आप उसकी वीकनेस पता हो। और यही कहा गया है कि यदि किसी की वीकनेस पता है तो आप अगर गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं तो टू हिट बिलो द बेल्ट आइडियम्स यहाँ पर आएगा। आगे हम देखते हैं फिफ्थ नंबर, ए बिग विग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखिएगा। ए बिग विग, वन इंजॉइंग सुप्रीम अथॉरिटी, यानी कि ए बिग विग हमारे इस कंट्री में मान लीजिए किसके लिए यूज कर सकते हैं हम, बताइए। ए बिग विग जो है हम किसके लिए अपनी कंट्री में किसके लिए जो कि हम यूज कर सकते हैं, किसके लिए ये ठीक बैठेगा हमारी कंट्री में? कोई लीडर हो, कोई एग्जीक्यूटिव हो, या फिर कोई जुडिशरी में कोई जज वगैरह हो, तो आप बताइए ये बिग विग किसके लिए यूज़ किया जा सकता है? इसका मीनिंग है, देख लीजिए, वन इंजॉइंग सुप्रीम अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी माने होता है अधिकार, अधिकार अपनी अथॉरिटी जमाना। वन इंजॉइंग सुप्रीम अथॉरिटी, देखिए यहाँ पे जो है आपको एक दिया गया है कि मिस्टर नेहरू इज अ बिग बिग इंडिया, यानी कि इंडिया में मिस्टर नेहरू जो थे एक बिग बिग थे, यानी कि एक सुप्रीम अथॉरिटी, उनके पास एक सुप्रीम अधिकार था। सबसे बड़ा अधिकार जो होता है प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। तो हम जो आपको कहे थे कि एक ए बिग विग जो है किसके सेंस में यूज होता है, तो समझ लीजिए, मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर के सेंस में यूज होता है। ए बिग विग जो है एक प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, पूरी की पूरी कमान उसके हाथ में होती है। आगे हम देखते हैं, सिक्स हमारा है ए जेल बर्ड। यह इम्पोर्टेंट है, आपको वैसे भी याद हो जाएगा एकदम, मतलब कि समझ लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है। ए हैबिचुअल क्रिमिनल, जेल बर्ड का मतलब है जेल में, जेल बर्ड, ध्यान से सुनिए, जेल जो है किसके लिए बना है? क्रिमिनल्स के लिए बना है। तो जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं वो कहीं ना कहीं जेल में ही घूम फिर कर होते हैं, तो उन्हें जेल का पक्षी माना जाता है, जेल बर्ड कहा जाता है, यानी कि ए हैबिचुअल क्रिमिनल। सेवन है हमारा, देख लेते हैं यहाँ पे, ए बिट ऑफ वंस माइंड, यानी किसी के दिमाग पर चोट मारना। ए गुड स्कॉल्डिंग, एक अच्छी स्कॉल्डिंग करना ही ए बिट ऑफ वंस माइंड को रिफ़र करता है। ए बिट ऑफ वंस माइंड जो है एक गुड स्कॉल्डिंग को रिफ़र करता है। यहाँ उसके सेंटेंस को देखेंगे, द फादर हैव इल मैनर्ड बॉय अ बिट ऑफ हिज मैन, यानी कि जो फादर है वो इल मैनर्ड में अपने लड़के को ए बिट ऑफ हिज माइंड कहता है। आगे हम देखेंगे, आठवां नंबर हम यहाँ देखेंगे, हमारा है न्यू ब्रूम स्वीप क्लीन। ये हमारा आठवां ऑडियंस है। न्यू, इसका मतलब है इट्स मीन्स कि न्यू ऑफिसर्स वर्क विथ ग्रेट इंथुसियाज्म मेक ए नंबर ऑफ चेंजेस, यानी एक नया अधिकारी है, मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो एक ग्रेट इंथुसियाज्म यानी कि एक अच्छी उत्साहपूर्ण तरीके से कार्य करता है, जिससे मेक ए नंबर ऑफ चेंज, यानी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई ईमानदार तरीके से कोई अधिकारी है, अगर कार्य करता है किसी भी क्षेत्र में पूरे उत्साह के साथ, तो बहुत सारे चेंजेस होते ही होते हैं। तो आठवां हमारा ये है, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। आगे हम देखेंगे
टू बर्न वंस फिंगर, ये इम्पोर्टेंट है, आप देखिएगा 9 नंबर हमारा इम्पोर्टेंट है। टू बर्न वंस फिंगर, टू सफ़र लॉस बाय मेडलिंग इन द अफेयर्स ऑफ अदर, यानी कि किसी की हानि में यदि आपका कोई हस्तक्षेप है तो उसी को यहाँ बताया गया है कि टू बर्न वंस फिंगर, किसी की अंगुली जला देना, यानी कि आपकी वजह से किसी को हानि पहुँचाना। तो आगे हम देखेंगे, ये 9वां हमारा इम्पोर्टेंट था। 10वां नंबर यहाँ देखेंगे, टू होल्ड ए ब्रीफ फॉर, टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर, टू डू ऑल टू डिफेंड समवन, यानी किसी को डिफेंड करना पूरी तरीके से। मिस्टर नेहरू इटसेल्फ हेल्ड अ ब्रीफ फॉर कृष्णा मेनन ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में कृष्णा मेनन के द्वारा इनको मिस्टर नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू, इनको टू डिफेंड किया गया था, ब्रीफ फॉर ऑल। आगे हम देखेंगे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 11 हम देखेंगे, टू बर्न वंस बोट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। टू लीव नो मीन्स ऑफ विड्राइंग, यानी कोई भी कारण नहीं है किसी को छोड़ने का, यानी कोई भी एग्रीमेंट है, कोई व्यक्ति है, टू टेक एन इन इररिवोकेबल डिसीजन, यानी कि किसी कह सकते हैं कोई बिना रीजन के, किसी बिना किसी रीजन के अपने एग्रीमेंट को छोड़ देना, या अपने साथ रह रहे लोगों के साथ कोई इलीगल या कह सकते हैं इरिवोकेबल, जिसे वोकेब न किया जा सके, उस तरह का डिसीजन लेना इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे, टू बरी द हैटचेट, टू इंड ए क्वेरल, ये इम्पोर्टेंट है, टू इंड द क्वेरल। एक और इसके ही अपोजिट है, आगे हम देखेंगे उसको, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, टू बरी द हैटचेट। आगे हम देखेंगे, हमारा है 13 नंबर है, ए रेगुलर ब्रिक, ए रेगुलर ब्रिक, ए चेयरफुल फेलो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ए चेयरफुल फेलो जो हमारे होते हैं, कह सकते हैं मिस्टर जैनी इज ए रेगुलर ब्रिक, एवरीवन लाइक्स हिम, जो चेयरफुल पर्सन होते हैं उन्हें ही रेगुलर ब्रिक कहा गया है। 14th हम देखेंगे, ये 13th हमारा इंपॉर्टेंट है। 14th अगर देखेंगे, टू बिगर डिस्क्रिप्शन बियॉन्ड वंस पावर टू डिस्क्राइब, यानी किसी के पावर को डिस्क्राइब करना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 15th नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग। 15th हम देखेंगे, ए कैट एंड डॉग लाइफ, यही इम्पोर्टेंट है, ए लाइफ ऑफ पेटी क्वेरल्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ए लाइफ ऑफ पेटी क्वेरल्स। 16 हम देखेंगे, आगे हम देखते हैं 16, टू मेक ए कैट्स पॉ ऑफ टूल, ये 16 है, टू मेक ए टूल ऑफ, हमारा 16 है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 17 हम देखेंगे, डबल डीलिंग यानी डुप्लीसिटी, डबल डीलिंग का मतलब होता है डुप्लीसिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ए डक्स एग, यानी बतख का अंडा, बतख का अंडा कैसे होता है, एक ओवल होता है, कह सकते हैं गोलाकार का होता है, तो गोलाकार का जीरो भी होता है, तो यानी कि एडक्स एग का मतलब होता है जीरो, एडक्स एग का मतलब होता है जीरो। यहाँ देखिए नोट भी दिया गया है, ए टर्म यूज्ड इन क्रिकेट व्हेन ए प्लेयर डज नॉट स्कोर एनी रन, यानी कि एक प्लेयर, आप लोग अगर क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें अगर एक अंगुली ऊपर उठा दिए तो कहते हैं कि आउट माने जाते हैं, लेकिन वहीं पर कहते हैं कि अगर ओवल को दिखा दिया गया, यानी कि कोई भी प्लेयर, किसी भी प्लेयर का स्कोर नहीं हुआ है कुछ भी, यानी कि प्लेयर ने कोई रन नहीं लिया है। आगे देखेंगे हम, डक से इम्पॉर्टेंट है। 19 देखेंगे, टू ईट हम्बल पाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। टू ह्यूमिलिएट वन सेल्फ, यानी किसी को, यानी खुद ह्यूमिलिएट होना, टू हम्बल पाई इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे 20 नंबर हमारा, टू एर ऑन द सेफ साइड, यानी किसी सेफ साइड के अपोजिट, सेफ साइड जो है वो गलत होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए टू एर ऑन द सेफ साइड जो है, टू एडॉप्ट ए कोर्स विच प्रो रॉन्ग, यहाँ दिया गया है कि कोई कोर्स है जो आप एडॉप्ट किए हैं गलत तरीके से, विल कीप द मैन सेफ फ्रॉम हार्म, यानी कि यदि आप कोई चीज़ है जो गलत तरीके से लिए हैं तो वह आदमी को हानि पहुंचाने, लाभ पहुंचाने के बजाय हानि ही पहुंचाए,
देगी। यही इसमें कहा गया है टू एर ऑन द सेफ साइड में, कि यदि आप किसी भी व्यक्ति हो या फिर कोई कोर्स हो, क्या मतलब कोई थिंग हो, कोई चीज़ हो, अगर आप उसे गलत तरीके से अडॉप्ट किए हैं, लिए हैं, तो आपको लाभ पहुंचाने के बजाय वह हानि ही देगी। आगे देखते हैं 21, टू फीदर वंस नेस्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है, टू फीदर वंस नेस्ट। ये 2022 जब जो हमारा CUET का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था, टू फीदर वंस नेस्ट, टू बी डिसऑनेस्ट, यानी बेईमान होना। टू फीदर वंस नेस्ट का मतलब होता है टू बी डिसऑनेस्ट। आगे 22 देखेंगे हम, टू फूट अ बिल। इम्पोर्टेंट है, टू फूट अ बिल, टू पे द बिल। एकदम याद हो जाएगा आपको कि टू फूट अ बिल, टू पे द बिल, यानी कि हमारा जो बिल है उसको पे करना, जो हमारे पैसे हैं पे करना, उसी को टू फूट अ बिल कहिए, चाहे टू पे द बिल कहिए। 23 हम देखेंगे, ए फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि ए फ्रेंड ओनली इन प्रॉस्पेरिटी, यानी कि एक मित्र है जो प्रॉस्पेरिटी यानी हमारी समृद्धता में ही काम आता है। यानी कि व्हेन द क्राइसिस केम ऑल हिज फेयर वेदर फ्रेंड्स डिजर्टेड हिम, यानी कि एक मित्र जो हमारी प्रॉस्पेरिटी में ही केवल काम आता है, वो हमारे दुख में साथ नहीं देता है, उसे कहते हैं ए फेयर वेदर फ्रेंड। यानी कि वो हमारी दुख में साथ नहीं देता है, सुख में हमें साथ दे, इसी को कहते हैं ए फेयर वेदर फ्रेंड। आपको याद हो जाएगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। 24 नंबर देखेंगे यहाँ पे, टू थ्रो आउट ऑफ गियर, यानी टू डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ, यानी कि किसी वर्क में किसी कार्य को डिस्टर्ब करना, टू थ्रो आउट ऑफ गियर कहा जाता है। द डेथ ऑफ माई एल्डेस्ट सन हैज़ थ्रोन ऑल माई प्लान्स आउट ऑफ गियर, इसमें आपको ये मीनिंग्स बताई गई है। 25 जो है, अगर आपको मीनिंग जैसे नहीं पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या होगा, तो आप अगर जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं अगर उसको पढ़ेंगे, जैसा कि हम एग्जांपल्स भी पढ़ दे रहे हैं, फिर भी अगर आप एग्जांपल्स अपने से पढ़ेंगे डाउनलोड करके PDF, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होनी चाहिए। तो 25 देखेंगे, हमारा 25 है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। जो ग्रीन आइड मॉन्स्टर है, इसका मतलब होता है जेलियसी, यानी ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु व्यक्ति को ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहते हैं। यहाँ देखिए, ग्रीन आइड जो है, ये हमें इंस्ट्रक्ट उधर कर रहा है कि इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ग्रीन आइड यानी आँखों में हरियाली, तो जेलियसी का लक्षण है ये। आगे हम देखेंगे गैला डे, यानी एक गैला डे, ए फेस्टिव हॉलीडे। गैला डे, यहाँ डे आया और यहाँ हॉलीडे आया। गैला डे, गैला डे का मतलब होता है फेस्टिव हॉलीडे। मान लीजिए 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज अ गैला डे इन इंडिया, यानी इंडिया में एक गैला डे मनाया जाता है 26 जनवरी को, एक फेस्टिव हॉलीडे है। यानी कि एक सेलिब्रेशन कह सकते हैं, एक सेलिब्रेटेड दिन हो, उसी को गैला डे कहते हैं। 27 है, एक ग्रीन हॉर्न, यानी कि एक ग्रीन हॉर्न है ए रॉ एंड एक्सपीरियंस्ड मैन, यानी कि कोई एक्सपीरियंसिव व्यक्ति है, उसे आप एक ग्रीन हॉर्न कह सकते हैं, यानी कि उसके पास किसी भी चीज़ का अनुभव है। जैसे कोई टीचिंग कर रहा है तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल का उसके पास अनुभव हो, तो आप उसे एक ग्रीन हॉर्न कह सकते हैं। आगे चलते हैं, टू हॉब नॉब इम्पॉर्टेंट है। ये वाला 27 इम्पॉर्टेंट था, 26 भी इम्पॉर्टेंट है। 28 हम देखेंगे, टू हॉब नॉब। टू हॉब नॉब का मतलब है टू मिक्स विथ अदर्स इन ए फ्रेंडली फैशन, यानी कि किसी मित्र जो हमारे समझ लीजिए एक मंडली है जो हमारे मित्र की, जिसमें हम लोग 4-5 लोग हैं, उसमें किसी और कोई और आता है और बहुत जल्द ही घुल मिल जाता है, यानी कि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे मित्र मंडली में आकर आसानी से घुल मिल जाना ही आजकल का फैशन है, यही टू हॉब नॉब में बताया गया है। आगे देखते हैं 29, ए हरकुलियन टास्क, ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसका मीनिंग होता है वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये हरकुलियन टास्क आइडियम्स है और इसकी मीनिंग जो है वेरी डिफिकल्ट टास्क होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट मनी, फर्स्ट मनी सब जानते होंगे, बहुत बार सुना होंगे, और आपकी 11th-12th की बुक में भी ये दिया रहता है, ब्राइब पे टू साइलेंस समबडी, यानी किसी को शांत करने के लिए घूस दे देना हस मनी कहलाता है। घूस को ही हस कहा जाता है, हस मनी जो है वो घूस ही कहलाता है, सिनोनिम्स भी है इसका।
आगे हम देखेंगे 31, एन इचिंग पाम। एन इचिंग पाम, ए ग्रीडी डिस्पोजिशन। ए ग्रीडी डिस्पोजिशन जो है उसी को एन इचिंग पाम कहते हैं। यानी पाम माने होता है हथेली, इचिंग माने होता है स्क्रैच। जो पाई हमारे हथेली में बनी होती है रेखाएं, उसी को एन इचिंग पाम कहते हैं। ए ग्रीडी डिस्पोजिशन यानी कि एक डिस्पोजिशन को दर्शाना ही एन इचिंग पाम कहलाता है। इम्पॉर्टेंट है। और 32 जो है ए जॉन्डिस्ड आई। यानी जॉन्डिस माने क्या होता है आप लोग जानते हैं, पीलिया। और आई माने आँख होता है। ए प्रीजुडिस्ड एटीट्यूड, यानी कि एक प्रीजुडिस एटीट्यूड वाला व्यक्ति जो है ए जॉन्डिस्ड आई कह सकते हैं, ए जॉन्डिस्ड आई को दर्शाता है। इसका मीनिंग ए जॉन्डिस्ड आई जो है इसका मीनिंग जो है ए प्रीजुडिस्ड एटीट्यूड होता है। 33 देखेंगे आगे। 33 हमारा है किथ एंड किन। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुने भी होंगे कई बार किथ एंड किन, यानी नियर रिलेशन। किथ एंड किन में जैसे कह सकते हैं ब्रदर सिस्टर और फादर मदर, इसे ही किथ एंड किन कहते हैं जिनका नियर रिलेशन हो। आगे हम देखेंगे 34 हमारा है। 34 में ए जेंटलमैन एट लार्ज। इम्पॉर्टेंट है, ए जेंटलमैन एट लार्ज, ए पर्सन विदाउट एनी सीरियस ऑक्यूपेशन। कोई ऑक्यूपेशन यानी कोई व्यक्ति है बिना किसी सीरियस ऑक्यूपेशन के। तो जो हमारा कह सकते हैं ऑक्यूपेशन जो है, ऑक्यूपेशन मीन्स होता है कि किसी कार्य को जो हमारा पुश्तैनी कार्य है मान लीजिए, उसे ही ऑक्यूपेशन कहते हैं। तो जेंटलमैन एट लार्ज, ए पर्सन विदाउट एनी सीरियस ऑक्यूपेशन। आगे हम 35 देखेंगे। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट विच इज अ डेरोगेटरी बाय इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन के द्वारा किसी कोई कॉम्प्लीमेंट है या कोई वस्तु है उसे डेरोगेट कर देना ही कहलाता है ए लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट। आगे देखेंगे, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है ये, इम्पोर्टेंट देखते हैं आगे। लाइट फिंगर्ड जेंट्री, पिक पॉकेट्स एंड पिल्फरर्स। यानी पिक पॉकेट और पिल्फरर्स जो हैं उसे लाइट फिंगर्ड जेंट्री कहते हैं। आगे देखेंगे नो लव लॉस्ट बिटवीन। ये इम्पोर्टेंट है। नो लाइकिंग फॉर ईच अदर, यानी किसी के द्वारा पसंद ना किया जाना। बहुत सारी कहानियाँ आप पढ़े होंगे कि छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें जो है उनके घर में ही पसंद नहीं किया जाता है, तो उसे ही नो लव लॉस्ट बिटवीन कहते हैं, यानी किसी के द्वारा पसंद ना किया जाना। 38 हमारा, एमिस इज अ गुड एज अ माइल, ए फेलियर इज अ फेलियर वाट एवर इट्स एक्सटेंट। यानी कि एक फेलियर है और बार बार फेल होता है, लेकिन वो अपने आप को बढ़ाता जाता है, यानी अपनी गलतियों को सुधारता जाता है। ये ए मिस इज एज गुड एज अ माइल। आगे देखेंगे 39 है, टू मीट वंस वाटरलू। ये इम्पोर्टेंट है, फाइनल डिफीट। वाटरलू का जो युद्ध हुआ था आप लोग सुने होंगे, वाटरलू। हिटलर और हिटलर मेट हिज वाटरलू इन रसिया। तो फाइनल डिफीट इसका मीनिंग 40 हम देखेंगे यहाँ पे। 40 है हमारा, टू कट ऑफ वंस नोज टू स्पाइट वंस फेस। टू कट ऑफ वंस नोज टू स्पाइट वंस फेस, टू एक्ट इन सच अ वे एज टू हार्म वन सेल्फ। यानी एक ऐसा कार्य की, एक ऐसे मार्ग में बढ़ते हुए एक ऐसा कार्य कीजिए कि अगले या खुद को कह सकते हैं, खुद को हार्म पहुँचे। एक ऐसे वे में कार्य करिए, एक ऐसे मार्ग में चलते हुए कोई एक कार्य कीजिए जिससे खुद को ही हानि पहुँचे, उसे कहते हैं टू कट ऑफ वंस नोज, यानी खुद की नाक काटना। टू स्पाइट वन फेस, यानी अपने ही फेस के आगे, अपने ही फेस पर अपनी ही नाक को काट लेना। आगे देखेंगे हम 41। 41 नंबर देखेंगे। 40 हमारा इंपॉर्टेंट था, देख लीजिएगा। 41 देखेंगे, ए फ्लाई इन द ओइंटमेंट। ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपका। ए फ्लाइंट इन द ओइंटमेंट, ए ट्रिप दैट स्पॉइल्स इंजॉयमेंट ऑफ ए थिंग। ए ट्रिप दैट स्पॉइल्स इंजॉयमेंट ऑफ ए थिंग। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। ए पुअर रिलेशन इज ट्रूली ए फ्लाई इन द ओइंटमेंट, ही इज अ सोर्स ऑफ इरिटेशन टू हिज वेल ऑफ रिलेशंस। यानी कि जो एक ट्रिप है जो स्पॉइल कर दी जाती है आपके इंजॉयमेंट की चीज़ों के द्वारा। यानी कह सकते हैं कि आप किसी यात्रा पर गए, कोई चीज़ है उसके द्वारा आपकी इंजॉयमेंट जो है
स्पॉइल हो जाती है, उसे ही ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट कहते हैं। ये 42 देखेंगे, पैंडोराज बॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है। एक कलेक्शन ऑफ इविल्स। यहाँ आप एक हम आपको टिप्स बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं याद करने की। पैंडोराज बॉक्स, बॉक्स जो होता है किस काम में आता है, किसी चीज़ को रखने में, यानी किसी चीज़ का कलेक्शन करने में। तो यहाँ देखिए दिया गया है एक कलेक्शन ऑफ एविल्स, एविल्स का कलेक्शन, एविल्स माने बुराई, एविल्स माने बुराइयों का कलेक्शन, एक पेंडोराज बॉक्स कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कोई भी बॉक्स हो, आप उसमें सामान ही रखते हैं या कॉपी किताब अपनी बुक्स वगैरह रखते हैं। अगर बुक्स रखते हैं तो बुक्स का कलेक्शन हुआ, कपड़े रखते हैं तो कपड़े का कलेक्शन हुआ। तो ऐसे ही जो पेंडोरा का बॉक्स होता है वो एक बुराइयों के कलेक्शन में काम आता है। आगे हम देखेंगे 43, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, फ्रॉम वन रिफ्यूज टू अनदर, यानी एक के बाद एक को रिफ्यूज करना। फ्रॉम वन रिफ्यूज टू अनदर, यानी एक पिलर से पोस्ट तक जाना, यानी एक रिफ्यूज से दूसरे तक जाना। आगे देखेंगे द प्रूफ ऑफ द पडिंग, द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ का एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जो होता है, एक्सपीरियंस जो होता है, यानी कि कह सकते हैं कि एक रियल एक्सपीरियंस जो होता है, रियल अनुभव जो होता है किसी भी चीज़ का, उसे कहते हैं द प्रूफ ऑफ पडिंग। आगे देखेंगे एक क्विक स्टॉकिंग क्वियोस्टिक। आगे हम 45 देखेंगे, एक क्वियोस्टिक प्रोजेक्ट, यानी जो हमारा एक क्वियोस्टिक प्रोजेक्ट है, ये फैंसीफुल स्कीम, यानी कह सकते हैं प्रोजेक्ट और इसको स्कीम को जोड़ दीजिए। यहाँ पे ट्रिक है हमारा, प्रोजेक्ट और स्कीम को जोड़िए। ये फैंसीफुल स्कीम जो है उसको, स्कीम को प्रोजेक्ट से जोड़िए। और जो क्विक है, क्विक माने जल्दी, और जो फैंसी है कह सकते हैं एक कह सकते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो फैंसी होती हैं। तो फैंसी लोग क्विक, यहाँ क्विक तो जोड़िए और यहाँ फैंसी जोड़िए। फैंसी जो व्यक्ति होते हैं वो जल्दी तैयार नहीं हो पाते हैं, यानी कि जल्द, क्विक माने जल्दी होता है। क्विक को फैंसी से जोड़िए और प्रोजेक्ट को स्कीम से, तो बन जाता है ए फैंसीफुल स्कीम, एक क्विक्सोटिक प्रोजेक्ट। आगे देखेंगे हम 46 देखेंगे, द 3 R, 3 R हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, यहीं आप लोग गलती करेंगे। अगर ये आ जाएगा तो आप गलती जरूर करेंगे। आप सोचेंगे कि 3 R दिया है, पहले तो आप सोचेंगे कि इसका मीनिंग कुछ और होगा 3 R का, या फिर अगर आप उससे पकड़े क्या कहते हैं ऑप्शन से कि R का मतलब क्या होना चाहिए, तो यही देखिए जो R है, आप यही कंफ्यूज कर जाएंगे कि आर, यहाँ रीडिंग तो दिया है कि आर से शुरू है, इसका पहला लेटर आर है, लेकिन इसका पहला लेटर आर नहीं है और इसका भी पहला लेटर आर नहीं है, तो लगता है ये गलत है और वही ऑप्शन सही होगा, वही ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें डब्लू जो है, राइटिंग में डब्लू साइलेंट है, अर्थमेटिक में ए साइलेंट है। तो 3 R's का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। आगे 47 देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ए रेड रैग टू अ बुल, यानी ए रेड रैग टू अ बुल, सम स्पेशल कॉज ऑफ इरिटेशन और एनवायंस, यानी कुछ स्पेशल रीजन्स होते हैं जो इरिटेशन का कारण बनते हैं। रेड रैग टू ए बुल कहा जाता है। 48 कहेंगे, ए रफ डायमंड, यानी कि एक खदान से निकला हुआ तुरंत रफ डायमंड जो वो चमकता नहीं है, उसे पॉलिश किया जाता है तब वो एक क्लियर डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। और लेकिन जो तुरंत उससे निकाला जाता है खदान से, उसे रफ डायमंड कहते हैं, या जो तुरंत प्रकृति से पाया गया हो उसे रफ डायमंड कहते हैं। तो इसका मतलब होता है इट मीन्स ए रियली गुड मैन विथ रफ एक्सटीरियर, यानी उसके रफ एक्सटीरियर के साथ एक अच्छा, रियली में, एक्चुअली में एक अच्छा व्यक्ति है और रफ एक्सटीरियर से साथ, यानी कि उसके पास पास जो है एक्सपीरियंस नहीं है, कह सकते हैं कि रफ एक्सटीरियर व्यक्ति है, लेकिन वो एक अच्छा व्यक्ति है रियली में, रियल में वह एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन जो है रफ एक्सटीरियर है, बाहर से जो है कह सकते हैं कि बाहर से रफ है और अंदर से क्लियर है, क्लीन है।
मतलब समझ गए होंगे आप कि बाहर से खराब दिखना और मतलब जो मैं हूँ वो मैं दिखता नहीं हूँ, और जो दिखता हूँ वो मैं हूँ नहीं। यही समझ लीजिए आप लोग। तो 48 इंपॉर्टेंट है। 49 हम देखेंगे, टू रन द गॉन्टलेट टू फेस सीवियर क्रिटिसिज्म और इल ट्रीटमेंट। इल ट्रीटमेंट का मतलब समझते ही होंगे आप लोग, टू रन द गॉन्टलेट। आगे हम 50 देखेंगे, इंपॉर्टेंट 49 इंपॉर्टेंट नहीं। 50 देखेंगे हम, द सियर येलो लीफ, द एज द सियर येलो लीफ यानी ओल्ड एज, माई वे ऑफ लाइफ। ओल्ड वेज देखिए यहाँ पे, माई वे ऑफ लाइफ, मेरे जीवन का एक मार्ग है, या फिर कह सकते हैं हमारा जो बूढ़ा बूढ़ी एज है हमारी, उसे ही द सियर येलो लीफ कहते हैं। यहाँ देखिए आप जोड़ सकते हैं, येलो, येलो माने पीला, पीला, और लीफ माने पत्ती। पीली पत्ती कब होती? जब वो गिरने के कगार पर हो, अपने जीवन के अंतिम चरण पर, अपने जीवन के अंतिम मार्ग पर हो, तो उसे ही येलो लीफ कहते हैं, यानी ओल्ड एज, यानी माई वे ऑफ लाइफ, माई लास्ट वे ऑफ लाइफ कह सकते हैं आप। आगे हम देखेंगे 51, ए सॉफ्ट टू सर्वर्स, ए सॉफ्ट टू सर्वर्स, ए ब्राइब गिवन टू पेसिफाई ए ट्रबल सम एनिमी, यानी कि किसी दुश्मन को शांत करने के लिए, या कह सकते हैं कि किसी आपका कोई दुश्मन है, ट्रबलसम है, और आप उसे शांत करने के लिए कोई घूस दे रहे हैं। मान लीजिए आप कोर्ट में गए हों, और आप का जो मुकदमा चल रहा है काफ़ी दिन चल रहा है, आप सोच रहे हैं कि सुलह हो जाए और साइलेंटली हम लोग घर वापस आएँ, तो पेसिफाई तरीके से, तो आप उसे हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे उसके, या फिर उसे पैसा देंगे, और या फिर डराएंगे धमकाएंगे। यही सब कारण हो सकते हैं जो सुलह करेगा वो। तो आगे देखेंगे हम 52, उसमें वही बताया गया है कि एक तरीका होना चाहिए, वो तरीके को बताया गया है। 52 जो हमारा स्पीक एंड स्पैन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। नीट एंड ट्रिम, नीट, नीट एंड क्लीन सुने होंगे आप, नीट माने स्वच्छ, और ट्रिम माने ट्रिम, ट्रिम जानते हो, ट्रिम करना, किसी को काटना, अम, उस तरीके से काटना नहीं। ट्रिम माने बाल को काटना, या किसी कह सकते हैं घास को काटना, घास को काटने के लिए दूसरा वर्ड यूज किया जाता है। तो स्पीक एंड स्पाइन, नीट एंड ट्रिम। 53 देखेंगे, टू सेट द थेम्स ऑन फायर, टू सेट द थेम्स ऑन फायर, टू ट्राई टू अचीव एन इम्पॉसिबल डिस्टिंक्शन, यानी किसी इम्पॉसिबल चीज़ को पाने की जो हमारी कोशिश है, उसी को टू सेट अ थेम्स ऑन फायर कहते हैं। थेम्स ऑन फायर, यहाँ देखिए, थेम को बना लीजिए थीम, ट्रिक बता रहे हैं आप। थेम को बना लीजिए थीम, ई बना दीजिए, ए को ई भी बना दीजिए, थीम्स ऑन फायर, यानी क्या आप अग्नि की थीम को पा सकते हैं? लेकिन वो एक इम्पॉसिबल टास्क है, फिर भी आप कोशिश करते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, अग्नि को पकड़ने की कोशिश करता है, आग को पकड़ने की कोशिश करता है, ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है, उसका हाथ भी जल सकता है, वो खुद उसमें गिर सकता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है उसे पाने के। तो वही बताया गया है, टू सेट द थेम्स ऑन फायर, तो टू ट्राई टू अचीव एन इम्पॉसिबल डिस्टिंक्शन, इम्पॉसिबल डिस्टिंक्शन, इम्पॉसिबल टास्क को पाना ही, पाने की जो हमारी ट्राई होती, यानी कोशिश जो होती है, उसी को टू सेट द थेम्स ऑन फायर कहते हैं। 54 हम आगे देखेंगे अपना, द न्यूज ऑफ वार, यानी मनी या फंड कह सकते हैं, सिन्यूज ऑफ वार। वार यहाँ पे देखिए जोड़िए, वार जो है युद्ध, जो है युद्ध, युद्ध में पैसे से काम चलता, पैसे ही सब कुछ होते हैं, यानी कि आपके पास जितना धन है, आप उतने गोले बारूद खरीद पाएंगे, उतने सैनिकों को भोजन दे पाएंगे। तो उसी तरीके से ध्यान दीजिए कि वार जो है फंड को रिलेट करता है, आपके पास जितने फंड होंगे, जितने अधिक आप फंड देंगे, उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वार होगा, और आप उसमें विजयी हासिल होंगे, आपको विजय प्राप्ति होगी। आगे 55 देखेंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट, सॉफ्ट सॉफ्ट फ्लैटरिंग स्पीचेज। यहाँ देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए सॉफ्ट, सॉफ्ट माने समझ सकते हैं आप, एक क्लीन तरीके से, या कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को। यहाँ देखिए फ्लैटरिंग स्पीच, यानी फ्लैटर वाली
जो है उसको रिप्रेजेंट करना फ्लैटरिंग स्पीच कहलाता है। आगे देखेंगे 55 हमारा इंपॉर्टेंट है। 56 देखेंगे, टू टेक बाई स्टॉर्म, यानी स्टॉर्म माने आप जानते ही हैं, टू कैप्टिवेट अनएक्सपेक्टेडली, यानी किसी जो कह सकते हैं जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगाए थे, जिसका हमें अंदाज नहीं था वो भी हमें मिल जाए, यानी कि किसी स्टॉर्म कोई चीज़ हमें मिल जाए तो उसे कहते हैं टू कैप्टिवेट अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा था रीचिंग फॉर द मून, यहाँ देखिए रीचिंग फॉर द मून, यानी मैंने सोचा नहीं था कि मैं चांद पर पहुँच जाऊँगा। तो वही है कि मैं सोचा नहीं था चाँद पर पहुँच जाऊँगा, ये एक अनएक्सपेक्टेड घटना हो जाती है, तो उसी को कहते हैं टू टेक बाय स्टॉर्म। आगे हम देखेंगे अपना 57 है हमारा। 57 यहाँ देखिए दिया गया है, टू टेक अ लीफ आउट ऑफ अनदर्स बुक, यानी कि टू टेक ए लीफ आउट ऑफ अनदर्स बुक, इट मीन्स टू टेक अ हिंट फ्रॉम अनदर मोड ऑफ एक्शन, यानी कोई हिंट लेना जिससे कि एक अलग वे में चला जाना है, या एक किसी मान लीजिए आप किसी एक ट्रिक को अपना रहे हैं, मान लीजिए आप एक्शन को यहाँ कह सकते हैं अनदर से जोड़ रहे हैं, एक्शन को अनदर से जोड़ रहे हैं, या कह सकते हैं एक मोड ऑफ एक्शन जो है दूसरे मोड ऑफ एक्शन बुक से जोड़ रहे हैं आप। दो तरीके हमने बताए आपको, तो दो तरीके आप छोड़कर, आप दो तरीकों को छोड़कर किसी और का तरीका एक्शन को लीफ से जोड़ दिए मान लीजिए। अब ये भी ना समझ में आया हो तो मैं बता देता हूँ, मान लीजिए आप किसी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें किसी आपके कॉलेज का कोई टीचर है, उसके द्वारा बताई गई ट्रिक आप फॉलो कर रहे थे, फिर बीच में ही छोड़कर आप किसी और टीचर के बताए गए ट्रिक पर कार्य करने लगे, उसी को कहते हैं टू टेक अ लीफ आउट ऑफ अनदर्स बुक, यानी कि किसी एक के हिंट को छोड़कर किसी दूसरे के एक्शन पर, यानी किसी दूसरे के हिंट पर कार्य करने लगना, उसी को कहते हैं टू टेक अ लीफ आउट ऑफ अनदर्स बुक। आगे 58 देखेंगे, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इंपॉर्टेंट है, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, द एक्सप्रेशन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ चेंज फ्रॉम बैड कंडक्ट टू बेटर, यानी बैड कंडक्ट बुरे आचरण को बेटर बनाने के लिए जो एक्सप्रेशन होता है उसको एक सेंस ऑफ वे में चेंज करने के लिए यूज किया गया हो, यदि यानी एक अच्छे सेंस में एक अच्छे तरीके से यूज किया गया हो हमारा जो एक्सप्रेशन है किसी के कह सकते हैं किसी के आचरण को अच्छा बनाने के लिए, गलत से अच्छा बनाने के लिए जो कोशिश की गई हो उसी को टर्न ओवर अ न्यू लीफ कहते हैं, यानी कि टर्न यहाँ दिया गया है, टर्न ओवर यानी बदलाव, टर्न ओवर माने बदलना, अ न्यू लीफ एक नई पत्ती में बदलना, एक नई पत्ती में बदलना, यानी बैड आचरण से बेटर आचरण में आना। आगे हम देखेंगे 59 है हमारा, टू वॉश डर्टी लाइनन इन पब्लिक, यहाँ देखिए टू वॉश डर्टी लाइनन इन पब्लिक, यानी टू डिस्कस वंस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक, यानी कोई प्राइवेट मैटर है उसको आप पब्लिकली जो है डिस्कस कर रहे हैं, तो टू वॉश डर्टी लाइनन इन पब्लिक, यानी कोई आपके कह सकते हैं, तो आपके मान लीजिए आपका जो पर्सनल कोई मैटर है तो आप उसे पब्लिकली जो है बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ टू वॉश डर्टी लाइनन इन पब्लिक होता है। 60 हम देखेंगे, हमारा लास्ट है, 60 हमारा लास्ट है, टू वर्शिप द राइजिंग सन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टू वर्शिप द राइजिंग सन, टू ऑनर ए मैन हु इज कमिंग इनटू पावर एंड गेनिंग इन्फ्लुएंस, यानी कि एक कह सकते हैं ऑनरेबल मैन है जो कि सम्मानजनक व्यक्ति है, जिसके आने से पावर में आने से, जिसकी सत्ता में आने से बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस गेन होते हैं, यानी बहुत सारे लाभ मिले, यानी कि कोई व्यक्ति है वो भी एक सम्मानजनक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई सम्मानजनक नेता है, उसको उसकी सत्ता में आना और सत्ता परिवर्तन होने से एक अच्छा लाभ मिलना ही टू वर्शिप द राइजिंग सन, यानी कि उगते हुए सूरज की
यहाँ देखिए इसका मतलब होता है टू वर्शिप द राइजिंग सन, यानी राइजिंग सन माने उगते हुए सूरज, उगता हुआ सूरज, वर्शिप माने पूजा, उगते हुए सूरज की पूजा करना का मतलब होता है ये। आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे, यही 60 हमारा है, जितने इंपॉर्टेंट हमने बताए हैं उसको खास कर, और अगर आपको 60 याद हो जाएं तो बहुत अच्छी बात, बल्ले बल्ले है आपकी। लेकिन अगर वहीं पर आपको नहीं याद हो पाती 60 के 60 हो, तो आप जितना मैंने इंपॉर्टेंट बताया उतना ही याद कर लीजिए, आपको मिल जाएगा उतने में से। अगले यही हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगले ये आप इंतज़ार करिए, उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे आइडियम्स एंड फ्रेजेस के अगले वीडियो में। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा कि ताकि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनके प्रिपरेशन में मदद मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।